हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेली फैक्ट। आज हम डिस्कस करेंगे 22 जुलाई 2025 के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो कि द हिंदू एज वेल एज द न्यूज़पेपर्स में मेंशन्ड है। टारगेट या अप्रोच की अगर हम बात करें तो हम प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए करंट अफेयर एक साथ डिस्कस कर रहे हैं, यानी कि हम एक इंटीग्रेटेड अप्रोच को लेकर चल रहे हैं जिसमें हमारा जो मेन फोकस रहता है वो रहता है क्विक रिवीजन की तरफ। यहाँ पर आपको प्रीलिम्स के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज रहेंगे जिनके आंसर्स आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, प्लस मेंस के क्वेश्चंस रहेंगे जिनके आंसर्स आप लिखकर हमें जो टेलीग्राम पर भेज सकते हैं। अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हो तो आप हमारे इनिशिएटिव को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में शेयर कर सकते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और रिसेंटली न्यूज़ में भी है। ये एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जिसको एस्टेब्लिश किया गया 1961 में। याद रखना है इसको कब एस्टेब्लिश किया गया, 1961 में। विद ऑब्जेक्टिव, इनका क्या ऑब्जेक्टिव रहता है? प्रमोट करना इकोनॉमिक ग्रोथ और ग्लोबल ट्रेड। तो याद रखना इकोनॉमिक ग्रोथ और ग्लोबल ट्रेड को प्रमोट करने की यहाँ पे बात की जा रही है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? पेरिस, फ्रांस में। और इसमें मेंबर नेशंस की अगर हम बात करें तो 38 मेंबर कंट्रीज़ यहाँ पर है। इसमें वही कंट्रीज़ है मोस्टली जो कि हाई इनकम नेशंस है अकॉर्डिंग टू ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो हम ये कह सकते हैं कि ये इसके मेंबर नेशन है और मोस्ट ऑफ द मेंबर्स जो क्या है वो डेमोक्रेटिक नेशंस है, प्लस साथ में वो क्या है कैपिटलिस्ट इकॉनमी वहाँ पर है, तो वो इसके मेंबर्स है। इंडिया इसका मेंबर नहीं है। एग्जाम में बन सकता है क्वेश्चन, क्या इसका इंडिया इसका मेंबर है? याद रखना इंडिया इसका मेंबर नहीं है। प्लस याद रखना है कि इंडिया इसका क्या है कि इकोनॉमिक पार्टनर है। इसकी रिपोर्ट्स उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी हम याद कर सकते हैं कि गवर्नमेंट एट ग्लैंस एक रिपोर्ट प्लस एक बेटर लाइफ इंडेक्स जो है वो ये रिलीज़ करते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जिसको एस्टेब्लिश किया गया है 1945 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? रोम। एक की पॉइंट जो आपको याद रखना है वो ये कि यूनाइटेड नेशन की ओल्डेस्ट स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। यूनाइटेड नेशंस कब एस्टेब्लिश्ड हुई है उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। इनका जो मेन मैंडेट है वो है हंगर से लड़ाई लड़ना, इंप्रूव करना न्यूट्रिशन को और प्रमोट करना सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को प्रमोट करना इनका मेन मैंडेट है। मेंबर नेशंस की अगर हम बात करें तो इसमें 194 मेंबर नेशंस है, प्लस साथ में यूरोपियन यूनियन भी यहाँ पर जो है वो इसका पार्ट है। यहाँ पर जो ये मतलब इसका जो मेन काम रहता है, जो मेन फोकस करते हैं वो करते हैं एग्रीकल्चर के ऊपर, फॉरेस्ट्री के ऊपर, फिशरीज के ऊपर और रिसोर्स मैनेजमेंट के ऊपर। बट लेकिन फूड रिलीफ के ऊपर जो काम करता है, जो फोकस करता है वो है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। तो ये भी आपको याद रखना है। रिपोर्ट्स अगर हम बात करें तो इनकी दो रिपोर्ट्स है जो कि न्यूज़ में रहती है। पहली रिपोर्ट आती है स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड और सेकंड है स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर। अब इन रिपोर्ट्स का जो डाटा है वो हम अपने मेंस में जो है वो इंक्लूड कर सकते हैं। तो करंट में अगर हमें कहीं भी जो डाटा मिलता है तो हमें जो है उसको नोट डाउन करना है। देन उसके बाद नेक्स्ट है डिजिटल इंडिया मिशन। ब्रीफली इसको डिस्कस करेंगे। जो भी यहाँ पर कंटेंट है आप उसको मेंस में लिख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। नेशनल डिजिटल मिशन की अगर हम बात करें तो इसको लॉन्च किया था 1 जुलाई 2015 को, यानी कि इसको जो है वो 10 साल कंप्लीट हो चुके हैं। ये एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जिसमें हमने टारगेट किया है, विजन किया है कि ट्रांसफॉर्म करना है इंडिया को किसमें? डिजिटली इंपावर्ड सोसाइटी प्लस नॉलेज बेस्ड इकॉनमी में। तो ये की पॉइंट है जो आपको याद रखना है क्या जो है वो हमारा कोर विजन है। फिर यहाँ पर सरकार के वेरियस इनिशिएटिव्स भी आते हैं, फॉर एग्जांपल एक आधार, डिजी लॉकर, भीम यूपीआई, ई साइन फ्रेमवर्क, माई गवर्नमेंट। ये कुछ इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स हैं। यहाँ पर गवर्नमेंट इंश्योर कर रही है कि जितनी भी सर्विसेज है जो गवर्नमेंट के एंड से प्रोवाइड की जा रही है वो डिजिटली जो है वो लोगों तक मिले, यानी कि एक तरह से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। हम इसका एक कॉमन एग्जांपल ले सकते हैं। की अचीवमेंट्स अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है वो मैक्सिमम की अचीवमेंट जो है वो नोट डाउन किए। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें टेलीफोन कनेक्शंस की अगर हम बात करते हैं तो 120 करोड़ भारत में है। देन उसका टेली डेंसिटी की अगर हम बात करें तो इंप्रूव हुई है 84.49%। इंटरनेट यूजर्स अगर हम बात करें तो भारत में बढ़ते जा रहे हैं और 285% इंक्रीज हुए हैं। ब्रॉडबैंड कनेक्शन का एक्सपेंशन भी जो भारत में देखा जा रहा है। डिजिटल फाइनेंस की अगर हम बात करें या फिर डिजिटल पेमेंट्स की तो यूपीआई ट्रांजेक्शन अगर हम आज के टाइम पे बात करें तो बहुत ज़्यादा जो इंक्रीज़ हो रही है। इवन अगर हम बात करें यूपीआई ट्रांजेक्शन इंडिया में नहीं, इंडिया से बाहर भी। और अभी रिसेंटली किस कंट्री ने जो है वो यूपीआई ट्रांजेक्शन को एक्सेप्ट किया है उसका नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और टोटल अगर हम बात करें 7+ नेशन है जहाँ पर यूपीआई ट्रांजेक्शन अभी के टाइम पर चल रही है। देन उसके बाद अदर इनिशिएटिव भी है जिसमें डिजी लॉकर या फिर अगर हम बात करें एआई सेमीकंडक्टर्स हो गया जिसमें हम इंडिया एआई इनोवेशन सेंटर बना रहे हैं, एआई कोष बना रहे हैं। तो ये सभी जो हम वर्क कर रहे हैं। इवन एथिकल एआई पर भी जब हम काम कर रहे हैं जो कि कहीं ना कहीं डिजिटल इंडिया मिशन का पार्ट है। देन उसके बाद इससे रिलेटेड एक मेंस का क्वेश्चन भी है जिसको लिखकर आप हमें जो टेलीग्राम पर भेज सकते हैं। देन प्रीलिम्स के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी जो एग्जाम्स में पूछे गए हैं। और ये क्वेश्चंस अगर हम बात करें तो पहला जो क्वेश्चन आता है दैट इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आरोग्य सेतु, कोविन, डिजी लॉकर, दीक्षा, विच ऑफ द अबव आर बिल्ड ऑन टॉप ऑफ ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म। ऑप्शन है यहाँ पे 1 and 2, सेकेंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट थर्ड फोर्थ,
फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, यानी कि ऑल ऑफ दिस। तो उसका जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट इज ऑल ऑफ दिस। देन उसका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और डिजिटल डिजी लॉकर से रिलेटेड है। हमने अभी डिस्कस किया है डिजिटल इंडिया मिशन के अंडर इसको, तो आप इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। प्लस अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपको इसका आंसर जो है वो मिल जाएंगे। राष्ट्रीय गरिमा अभियान के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन इसको पढ़ने से पहले मेंस के क्वेश्चंस है ये, आप इनको देख सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप लिखकर इवैल्यूएशन के लिए भेज सकते हैं। राष्ट्रीय गरिमा मिशन को हम पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले हम एक स्कीम के बारे में पढ़ते हैं, दैट इज़ नमस्ते स्कीम। नमस्ते स्कीम सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जिसको लॉन्च किया गया है 2023 में फॉर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। किसने लॉन्च किया है इसको? ज्वाइंटली लॉन्च किया है इसको मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने, प्लस साथ में इनके साथ है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। इन दोनों ने ज्वाइंटली इसको लॉन्च किया। ये स्कीम अलाइन करती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के साथ, स्पेशली SDG 6 क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, SDG 8 डिसेंट वर्क, SDG 10 रिड्यूस इनइक्वालिटी, इनके साथ जो है वो ये लिंक करती है, याद रखना। और यहाँ पर स्पेशली टारगेट किया जा रहा है इस स्कीम के अंडर कि जो हैजार्डियस मैनुअल स्कैवेंजिंग है उनको हमें एलिमिनेट करना है। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि नो डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन ह्यूमन वेस्ट एंड सैनिटेशन वर्क, इन दोनों के बीच में नहीं होना चाहिए। यानी हमें बेटर इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करने हैं। हेल्थ केयर जो प्रोटेक्शन है वो हमें ध्यान रखना है, फोकस करना है उसके ऊपर, ताकि कोई भी डिजीज़ जो स्प्रेड नहीं होनी चाहिए। और फोकस यहाँ पर किया जा रहा है कि जितने भी हजार्डियस जो आपके मैनुअल स्कैवेंजिंग से रिलेटेड जो भी जो है वो फैक्टर, सीवरेज हो गया या सेप्टिक टैंक हो गया, उन सभी को एलिमिनेट करना यहाँ पे टारगेट है। यहाँ पर फोकस किया जा रहा है कि टेक्नोलॉजी को ज़्यादा से ज़्यादा जो यूटिलाइज किया जा सके। स्कीम्स की बात करें जो कि लिंक करती है मैनुअल स्कैवेंजी से, सरकार के इनिशिएटिव से हम इसको कह सकते हैं। और मेंस के लिए जो परफेक्ट जो है वो ये कंटेंट रहेगा। नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, राष्ट्रीय गरिमा अभियान, स्वच्छ भारत मिशन 2.0, दीनदयाल अंत्योदय, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज, स्वच्छता अभियान ऐप, नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी, स्वच्छता उद्यमी योजना। तो देखो राष्ट्रीय गरिमा अभियान जिसके बारे में हमने अभी डिस्कस कहा था कि कोई क्वेश्चन है, अब आपको इस क्वेश्चन का आंसर जो है कमेंट बॉक्स में करना है, क्योंकि एक हिंट जो है वो हम ऑलरेडी दे चुके हैं कि ये मैनुअल स्कैवेंजिंग से लिंक करती है। प्लस याद रखना नमस्ते स्कीम एक तो सफाई कर्मचारी से रिलेटेड हो गया, दूसरा ट्रांसजेंडर पर्सन से भी ये लिंक करती है। देन मंगल पांडे के बारे में बात करेंगे। रिसेंटली अगर हम बात करें तो प्राइम मिनिस्टर ने ट्रिब्यूट पे किया है। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर हम इनको कह सकते हैं। 18th सेंचुरी का जो 1857 का जो रिवोल्ट हुआ है उसमें इनका बहुत जो है वो रोल रहा है। और कहीं ना कहीं ये पहले पर्सनालिटी थे जिन्होंने जो है वो जो ग्रीस्ड जो कार्टेजेस थे उसके अगेंस्ट जो वॉइस रेज करी। उन्होंने कहा कि हमारे रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट कर रहा है, तो दैट्स वाई इन्होंने क्या किया था, अपने जो सुपीरियर थे सीनियर सर्जेंट मेजर उनको गोली मार दी। उसके बाद इनको जो है वो पनिश किया गया, इनकी रेजिमेंट को डिसमेंट कर दिया गया और इनको हैंग किया गया था 8 अप्रैल 1857 को। वीडी सावरकर ने फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में मंगल पांडे को रियल हीरो कहा है भारत का। और देन कहीं ना कहीं आफ्टर 1857 हम देखते हैं कि नेशनलिज्म की वेव का जो है वो एक्सपेंशन होता है। प्लस याद रखना है कि डेट्स इस बार भी एग्जाम में पूछी गई थी। 10 मई 1857 को मेरठ में क्या होता है, सिपाही रेबेल करते हैं और दिल्ली की तरफ मूव करते हैं। और फिर रिवोल्ट का लीडर किसको बनाते हैं, बहादुर शाह जफर, जो कि लास्ट मुगल एम्परर थे। तो एक की पॉइंट्स है, आप इनको नोट डाउन भी कर सकते हैं। प्लस ब्रीफली हमने इनको एनालाइज कर लिया। देन उसके बाद नेक्स्ट है यूरेनियम डिपॉजिट इन इंडिया। यूरेनियम डिपॉजिट की अगर हम बात करें भारत में कहाँ कहाँ पर है, तो देखो इस रीजन में सबसे पहले गुजरात में बात करते हैं। यहाँ पर है अरावली, तो यहाँ पर नॉर्थ दिल्ली फोल्ड बेल्ट, इस रीजन में आपको जो यूरेनियम डिपॉजिट मिलेंगे। मेघालय में अगर हम बात करें तो यहाँ पर इस रीजन में, और इसको महादेक बेसिन कहते हैं। झारखंड में अगर हम बात करें तो सिंगबम शेर जोन, इस रीजन में जो है वो मिनरल्स मिलेंगे। कर्नाटका में अगर हम बात करें तो भीमा बेसिन में। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में नॉर्थ कुडप्पा, साउथ कुडप्पा, इस तरह से हम जो है वो याद कर सकते हैं। इस बेसिन में जो है वो आपको यूरेनियम डिपॉजिट भारत में मिलेंगे। मिनरल्स को लेकर क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, दैट्स वाई हमें याद रखना है यूरेनियम भारत में पाया जाता है। देन उसके बाद गोदावरी रिवर के बारे में बात करेंगे। रिसेंटली ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि मेन कारण ये है गोदावरी में मानसून के टाइम में फ्लड्स देखे जा रहे हैं। अब यहाँ पे हम गोदावरी रिवर को पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे, यानी कि प्रॉपर पूरा एनालाइज करेंगे। तो सबसे पहले तो याद रखना है कि इनको दक्षिण गंगा कहा जाता है, यानी गोदावरी रिवर को क्या कहा जाता है, दक्षिण गंगा। टोटल लेंथ अगर हम बात करें इसकी तो 1465 किलोमीटर है, यानी कि ये सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है आफ्टर गंगा। गंगा की जो लेंथ है वो है
25 किलोमीटर, आपको याद रखना है। और कहीं ना कहीं पेनिसुलर इंडिया की अगर हम बात करें तो गोदावरी फिर क्या होती है, लार्जेस्ट रिवर होती है। एक ये पॉइंट हो गया। ओरिजिन कहाँ से होता है, त्र्यंबकेश्वर नासिक में, महाराष्ट्र, वेस्टर्न घाट यहाँ से ऑरिजिनेट होती है और उसके बाद ड्रेन करते हैं कहाँ पर, बे ऑफ बंगाल में। कौन कौन सी स्टेट्स में इसका जो बेसिन एक्सटेंडेड है, तो यहाँ पर माइनर और मेजर दो तरह से हम इसको पढ़ेंगे। मेजरली अगर हम बात करें महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इसमें एक्सटेंशन है। और माइनर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश, कर्नाटका और यूनियन टेरिटरी या पौंडीचेरी, जिसमें भी एक्सटेंशन है। पौंडीचेरी एक ऐसी यूनियन टेरिटरी है जिनके पास अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली है। आफ्टर अगर यहाँ पर अदर की अगर हम बात करें तो दिल्ली और जम्मू एंड कश्मीर, ये भी यूनियन टेरिटरीज है जिनके पास अपनी लेजिस्लेटिव असेंबलीज है। गोदावरी बेसिन अगर हम बात करें तो रफली ट्रेंगुलर इन शेप है। अगर हम बात करें किस तरह से जो है वो ये कौन कौन से रीजन में बाउंड्री शेयर करता है, तो देखो अगर हम यहाँ पे नॉर्मली डिवाइड करते हैं तो अगर यहाँ से ये रिवर आती है तो इस साइड पे हो गए वेस्टर्न घाट, इधर वाली साइड पे हो गया आपके ईस्टर्न घाट, तो दो तो ईस्ट वेस्ट के हो गए। नॉर्थ में आपको यहाँ पर याद रखना है कि यहाँ पे सतमाला हिल्स, अजंता हिल्स, महादेव हिल्स जो नॉर्थ रीजन में आती है, जो कि बाउंड्री बनाती है गोदावरी बेसिन के साथ। इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज राइट बैंक और लेफ्ट बैंक करके हमें याद करनी है और उसी तरह से हम इसको डिस्कस करेंगे, एनालाइज करेंगे। तो देखो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, यार ये क्या हो रहा है, अगर हम देखते हैं राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज या लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, तो लेफ्ट में अगर हम बात करें तो पूर्णा, प्राणहिता, इंद्रावती, सबरी, वेनगंगा, पेनगंगा और वज्रा, ये कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है जो कि लेफ्ट बैंक है, न्यूज़ में बनती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पेनगंगा, वेनगंगा के क्वेश्चन तो एग्जाम में पूछे भी गए हैं गंगा के साथ लिंक करके, तो याद रखना पेनगंगा, वेनगंगा इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी। वर्धरा को लेकर भी जाओ एग्जाम में क्वेश्चन बन रखा है। राइट बैंक अगर हम बात करें तो 3 ही नदियां आती है जिसमें से 2 ऑलरेडी न्यूज़ में रहती है, एक तो परवारा है, मंजीरा है और मनेर, तो ये 3 इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है जो क्या है राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। देन उसके बाद कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो देखो भारत में कुंभ जो है वो 4 जगह पर लगता है, तो उसमें से एक जगह जो है वो नासिक भी आती है गोदावरी नदी के किनारे, जहाँ पर कुंभ मेला लगता है। अदर की अगर हम बात करें तो शिप्रा नदी के किनारे उज्जैन में, हरिद्वार में अगर हम बात करें तो गंगा रिवर की साइड पे, और गंगा यमुना सरस्वती का कन्फ्लुएंस होता है प्रयागराज, जहाँ पर भी कुंभ जो मेला जो है वो लगता है। देन उसके बाद मेजर प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें तो पोलावरम लिफ्ट इरीगेशन प्रोजेक्ट, कलेश्वरम लिफ्ट इरीगेशन प्रोजेक्ट, ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है जो कि न्यूज़ में रहते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे भी जाते हैं एग्जाम में कि ये जो है वो गोदावरी रिवर के ऊपर है। देन उसके बाद नेशनल सैंपल सर्वे ऑफ इंडिया, इनको कंप्लीट हो चुके हैं 75 ईयर्स। ये कब एस्टेब्लिश्ड हुआ था, 1950 में। किसने किया था, पीसी महलनोबिस। पीसी महलनोबिस प्लान भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लानिंग सिस्टम हमने अडॉप्ट किया था, तो कहीं ना कहीं नेशनल सैंपल सर्वे ऑफ इंडिया उसका पार्ट बनता है। और ये जो नेशनल सैंपल सर्वे है इसका जो मेन टारगेट था वो इन्फॉर्मेशन गैदर करना सोशली इकोनॉमिकली, और इसमें की जो आपको पॉइंट याद रखना है वो ये कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंडर ये आता है, एक पॉइंट ये हो गया। इसके हेड कौन होते हैं, डायरेक्टर जनरल। और कवरेज कैसी रहती है इनकी, ऑल इंडिया सैंपल कलेक्ट करते हैं, सैंपल सर्वे करते हैं, जिसमें हाउस होल्ड सर्वे हो सकते हैं, सोशल इकोनॉमिक डाटा यहाँ पर कलेक्ट करते हैं, लैंड सर्वे हो सकते हैं, लाइफ स्टॉक सर्वे हो सकता है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड सर्वे हो सकता है, विलेज सर्वे हो सकता है। तो यहाँ पर जो है वो ऑलमोस्ट हम ये कह सकते हैं कि हर सेक्टर से जो है वो प्रॉपर डाटा सर्वे करते हैं ताकि इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जा सके सोशल इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से। मेजर सर्वेज की अगर हम बात करें जो कि नेशनल सैंपल सर्वे ऑफ इंडिया में आ रहे हैं, तो अर्बन फ्रेम सर्वे जो कि 2022 से लेकर 27 के फेज़ में चल रहा है, एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज, पीरियोडिक लेबर सर्वे ऑफ इंडिया जो कि 2017 में कंडक्ट किया था। देन उसके बाद प्राइस सर्वे, ये इंपॉर्टेंट है जिसमें जो प्राइस लेवल को देखा जा रहा है होलसेल या फिर अगर हम बात करें कंज्यूमर लेवल पर, तो ये इंपॉर्टेंट रहेंगे काफ़ी। देन उसके बाद नेक्स्ट है कामचत्का पेनिसुला। सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि ये पेनिसुला जो है वो फार ईस्ट रीजन में लोकेटेड है रशिया के, एक पॉइंट ये हो गया। अब यहाँ पर ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि यहाँ पर 5 पावरफुल अर्थक्वेक जो है वो विटनेस किए गए हैं इस रीजन में। ये जो रीजन है ये पार्ट है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का, कहीं ना कहीं हम ये भी कह सकते हैं कि इस रीजन को फिर कहा जाता है लैंड ऑफ फायर एंड आइस, क्योंकि यहाँ पर बर्फ़ भी रहेगी और यहाँ पर जो है वो वोल्केनिक इरप्शन भी जो है वो रेगुलर जो है वो देखा जाता है। एक पॉइंट जो आपको याद रखना है कि इस रीजन के अराउंड में यहाँ पर कोरिल आइलैंड लोकेटेड है जो कि डिस्प्यूटेड टेरिटरी है बिटवीन रशिया एंड जापान। इसको कंट्रोल कौन करता है, रशिया, और क्लेम कौन करता है, जापान करता है कि ये मेरा पार्ट है। अब यहाँ पे देखो इस कोरिल आइलैंड को लेकर ऑलरेडी एग्जाम में क्वेश्चन बन रखे हैं, तो इसलिए हमें जो है उसको याद रखना है। देन उसके बाद हाटी ट्राइब, पॉलीएंड्री की वजह से न्यूज़ में है, सोशल मीडिया में काफ़ी जो है वो ट्रोल किया जा रहा है हाटी ट्राइब को। हाटी ट्राइब की अगर हम बात करें या फिर पॉलीएंड्री सिस्टम के बारे में पढ़े तो हाटी ट्राइब शेड्यूल्ड ट्राइब है जो कि हिमाचल प्रदेश में एसटी का स्टेटस मिला है।
पॉलीएंड्री क्या होती है? पॉलीएंड्री जो है वो एक तरह से मैरिज जो है का जो है वो फॉर्म है, मैरिज फॉर्म है, जिसमें एक वुमेन जो है वो शादी करे मोर देन वन मैन एट अ सेम टाइम। और कहीं ना कहीं पॉलीएंड्री का फिर रीज़न ये कहा जाता है कि जो एंसेस्टर्स की लैंड है उसको सिक्योर करना, बट जो है वो बचा के रखना ताकि डिवाइड ना हो, और ब्रदरहुड को प्रमोट करना, जॉइंट फैमिली के कंसेप्ट को आगे लेकर चलना, यही जॉब पे मेन टारगेट रहता है। हाटी ट्राइब की अगर हम बात करें तो जो हाटी ट्राइब को हाटी नाम मिला है, ये हाट की वजह से मिला है। हाट क्या होता है? मार्केट, जहाँ पर हाटी कम्युनिटी, हाटी ट्राइबल कम्युनिटी अपनी जो प्रोड्यूस है, जो भी कल्टीवेट करते हैं, वेजिटेबल्स फ्रूट्स, इनको बेचते हैं, तो उसके बाद ही जो है वो इनको हाटी हाट हाट जो जो स्मॉल मार्केट्स थे उनसे जो है उनका जो है नाम मिला है। और कहीं ना कहीं ये ट्रेडिशनल सिस्टम है जिसको ये फॉलो करते हैं। मानगढ़ मजाक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रिसेंटली न्यूज़ में भी है, और ये इंपॉर्टेंट अगर हम बात करें हिस्ट्री का एक ऐसा इवेंट है। जलियांवाला बाग तो सभी को पता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो ये मानगढ़ मजाक है, इसको जलियांवाला बाग ऑफ राजस्थान कहा जाता है। यहाँ पर जो है वो 1000 से लेकर 1500 ट्राइबल जो है वो मारे गए थे जब उन्होंने जो है वो ब्रिटिश सरकार के अगेंस्ट रिवोल्ट किया था। रिसेंटली ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि भील ट्राइब, कहाँ से, जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ है राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, यहाँ से गैदर्ड हुए हैं मानगढ़ धाम में, और फिर उन्होंने यहाँ पर जो है भील प्रदेश की डिमांड की है। 1913 में सिमिलर अगर हम बात करें मानगढ़ मजाक भी हुआ था, जिसमें अगर हम बात करें लीडर कौन थे? गुरु गोविंद गिरी, ये भील लीडर थे, ये गैदर हुए थे, और फिर इन्होंने जो हायर वेजेस की जो डिमांड करी थी लैंडलॉर्ड से, उसके अगेंस्ट जो उन्होंने, मतलब इन्होंने क्या कहता है, एक तरह से जो इंडस्ट्रीज वो कर रहे थे, हायर लैंडलॉर्ड्स प्लस साथ में हायर वेजेस मांगी थी, तो उसके अगेंस्ट फिर अगर हम बात करें ब्रिटिश सरकार ने इनको ब्रूटली सप्रेस किया था, और 1000 से लेकर 1500 तक जो वो ट्राइबल्स यहाँ पर मारे गए थे। तो इनको कहीं ना कहीं क्या कहा जाता है? जलियांवाला बाग ऑफ राजस्थान। देन उसके बाद दिहांग पटकाई नेशनल पार्क है, जिसको कहा जाता है अमेजॉन ऑफ द ईस्ट। ये की पॉइंट है जो आपको याद रखना है। कहाँ पर एक्सटेंडेड है? ये असम में 2 डिस्ट्रिक्ट्स है, डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया, 2 इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट्स जिसमें जो है उसका एक्सटेंशन है। और किस रिवर के साइड पे आता है? दिहांग रिवर, जिसके नाम पे जो है उसका नाम भी पड़ा है दिहांग पटकाई नेशनल पार्क। प्लस साथ में याद रखना है ये किसकी ट्रिब्यूटरी है? दिहांग रिवर ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है। एक ये पॉइंट हो गया। सेकंड, उसके बाद आपको याद रखना है कि जो नेशनल पार्क है एडजेसेंट है नामदफा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से। नामदफा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है, कौन सी स्टेट में है, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। देन उसका राजेंद्र चोला वन, ब्रीफली हम इसको डिस्कस करेंगे क्योंकि टॉपिक बहुत बड़ा है, हम इसमें की पॉइंट्स को ही एनालाइज करेंगे। तो राजेंद्र चोला वन की अगर हम बात करें तो चोला डायनेस्टी के ग्रेट रूलर, जिनका जो 1000th बर्थ एनिवर्सरी इस टाइम पे तमिलनाडु सरकार मना रही है, और ये एक्सपेक्टेड है कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है वो यहाँ पर जो है वो अटेंड कर सकते हैं इस सेरेमनी को। राजेंद्र चोला वन की अगर हम बात करें तो इन्होंने रूल किया है 1014 से लेकर 1044, यानी कि 1014 से लेकर 1044 से जो है वो तक जो इन्होंने रूल किया है। ग्रेट एम्परर इनको कहा जाता है चोला डायनेस्टी के। इनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहता है एक्सपेंशन ऑफ चोला डायनेस्टी, नॉट ओनली इन इंडिया बट ओवरसी ऑल्सो। ये पहले इंडियन रूलर है जो अपनी आर्मी को ओवरसी लेकर गए थे, ये इंपॉर्टेंट है, पॉइंट याद रखना। और इनके फादर जो वो कौन थे? राजा राजा वन, जिनको इन्होंने सक्सीड किया था 1014 में। अब ये पहले इंडियन रूलर है जो अपनी आर्मी ओवरसी लेकर गए, कहाँ पर? थाईलैंड और कंबोडिया। तो इन्होंने वहाँ के जो रूलर्स थे उनको फोर्स किया कि आप जो वो ट्रिब्यूट पे करो। प्लस साथ में याद रखना है कि पाल डायनेस्टी के जो रूलर थे बंगाल और बिहार में, जिनका नाम था महिपाल, उनको भी इन्होंने डिफीट किया था। इनकी जो बड़ी आर्मी थी, ठीक है, वो सिर्फ एक ऐसा नहीं कि इन्फेंट्री है, इनके पास स्ट्रॉन्ग नेवल आर्मी भी थी, ये भी एक पॉइंट आपको याद रखना है। और इसके बाद इनके जो सक्सेसर हुए उनका नाम था राजा धीराजा वन, इनके बेटे थे जिन्होंने इनको जो वो लीड किया। इनके टाइम पे अगर हम बात करें तो ट्रेड एंड कॉमर्स बहुत ज़्यादा फ्लोरिश हुआ है, कल्चर भी फ्लोरिश हुआ है। शैविज्म को ये फॉलो करते थे, ठीक है, ब्रांच ऑफ हिंदुइज्म है, ठीक है, बट लेकिन इन्होंने जो है वो बुद्धिज़्म को भी वेलकम किया और बहुत सारे स्तूपास भी बनाए हैं। इवन अगर हम बात करें साउथ ईस्ट और साउथ इंडिया में बुद्धिज़्म का एक्सटेंशन भी इन्होंने किया है। तो दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि जो ये रूलर थे राजेंद्र चोला वन, वो एक सेकुलर रूलर थे। देन उसका बेडुइन, ये ट्राइब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक मिडल ईस्ट, कहाँ पर ट्राइब सबसे पहले रहती है हम वो देख लेते हैं। तो ये ट्राइब जो है वो मिडल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका रीजन में जो है रहती है, सेंचुरीज से जो वहाँ पर रह रहे हैं एक तरह से हम कह सकते हैं। और अभी रिसेंटली न्यूज़ में इसलिए कि जो डिस्प्यूट जिस तरह से चले हैं, ठीक है, सीरिया में, उसकी वजह से जो ये वॉलेंट क्लैशेज हुए हैं, यहाँ पर जो 300 जो पीपल मारे गए हैं, 300 लोगों की जान गई है। और कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि बेडुइन्स जो है वो नोमैडिक अरबिक स्पीकिंग जो है वो ट्राइबल ग्रुप है जो कि मिडल ईस्ट या फिर अगर हम बात करें नॉर्थ अफ्रीका रीजन में रहती है। रेस्ट ऑफ द पॉइंट आप पढ़ सकते हैं। ये एक ट्राइबल कम्युनिटी है और पेट्रियार्की सिस्टम को फॉलो करते हैं।
देन क्वेश्चंस है, इन क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, इवन हम भी इनके क्वेश्चंस और आंसर्स जो दोनों साथ में डिस्कस करेंगे। व्हाट वाज द थीम ऑफ द 9th स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2024-25? ऑप्शंस है क्लीन सिटी, ग्रीन सिटी, स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत, रिड्यूस, रिड्यूस, रिसाइकल। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी रहेगा, रिड्यूस, रियूज, रिसाइकल। देन उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है विच इंडियन स्टेट हैज़ लॉन्च्ड द कंट्रीज फर्स्ट जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट फोकस्ड ऑन ट्राइबल कम्युनिटीज़। तो ऑप्शन है यहाँ पे गुजरात, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड। इसका करेक्ट आंसर है गुजरात। देन उसके बाद आई होप जो कंटेंट, जो इन्फॉर्मेशन हमने डिस्कस किया ये आपको एग्जाम के लिए हेल्प करेगी। थैंक यू, प्लीज सपोर्ट, शेयर एंड सब्सक्राइब डेली फैक्ट।